हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में हम लोग आज बहुत दिनों के बाद, चूँकि कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स में, तो थोड़ा सा आवाज़ साउंड प्रॉब्लम वगैरह भी था, इसके कारण वीडियो लेट हुआ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी है। हर फॉर्मूले पे लगभग हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि रखा हुआ है, 3 आवेश -q प्लस 2q व -q समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखें। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ये हमसे कह रहा है ज्ञात करें। बेटा देखो मैंने आप लोगों से पहले से भी कहा था कि कोरोना के इस काल में आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कहीं भी घूमने की अनावश्यक ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बात कही होती है, हम उसको सॉल्व करने से पहले वो चीज़ें नोट करते हैं और उस चीज़ को लिखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बेटा देखो, हमको दे रखा है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु लग रहा है, अब लग रहा होगा शायद। ठीक था। इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इसको मान लीजिए बी पॉइंट, एंड दिस इज योर सी पॉइंट। चार्जेस भी दर्शा लीजिए। कह रहा है कि क्रमशः कौन कितने कितने आवेश हैं, -q प्लस 2q, यहाँ पे है -q, यहाँ पे है प्लस 2q। कहीं भी आप लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर है माइनस। ये समायोजन है, ये हमको क्वेश्चन में दे रहा है। इसके बाद क्या रहा है, तीनों एक दूसरे से जो भुजा है ये कितनी है, a मीटर, ये दे रखा है। अब हमसे इस समायोजन का पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे करेंगे बेटा, देखो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे प्लस 2q है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होने के लिए सबसे पहले द्विध्रुव होने के लिए क्या जरूरी है कि एक जगह प्लस q मिले तो दूसरे जगह -q मिले, और दोनों के दोनों चार्ज क्या हो, इक्वल हो, परिमाण में दोनों के दोनों बराबर हों। भले ही इनकी चार्ज की जो साइन है वो अलग अलग हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ये दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 2q दिख रहा है। तो द्विध्रुव कैसे बनेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बन जाएगा। क्या हम यहाँ पे छोटा छोटा 2 चार्ज मान सकते हैं, बहुत छोटा छोटा बिंदु आवेश। तब एक प्लस q एक माइनस q, एक प्लस q एक माइनस q, 2 द्विध्रुव बन जाएंगे और हम आसानी से इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल भी सकते हैं। अब प्रॉब्लम आई, सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो फिगर से देखते हैं, फिगर में किधर किधर काम करेगा। तो एक हमारा -q और यहाँ के +q के कारण एक इस डायरेक्शन में काम करेगा, एक हमारा ये हमारा मान लीजिए है P1। ये P1 किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, CB डायरेक्शन में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर काम करता है, आपको पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर काम करता है। माइनस ये रहा, प्लस ये रहा, इधर से इस डायरेक्शन में काम करेगा P1। ऐसे ही इसके कारण जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, माइनस से प्लस की ओर, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। सीधा है लाइन, लाइन सीधी होनी चाहिए बच्चों, गंदा हो जाए, चलो जो भी। तो ये हमारा हो गया P2। अब आपको जब P1 और P2 मिल गया, हो गया P1, ये हो गया P2। बच्चों ये बताओ, ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। क्यों, बिकॉज दिस इज अ कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। चलो अब इसके बाद 60 अंश के कोण हो गए, तो परिणामी किधर काम करता है, आपको पता है कि -q प्लस q के कारण P2 और ये -q प्लस q के कारण P1, दोनों के दोनों समान होंगे, परिमाण में क्या होंगे, समान, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इनका रिजल्टेंट किधर काम करेगा, एकदम बीचों बीच से। इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी कहाँ से काम करेगा,
एकदम इनके बीचों बीच से। एज वी कैन से एट 60 डिग्री। बहुत गंदगी, ठीक है, दिख रहा है साफ, शायद दिख रहा हो। ये हमारा टोटल मिलेगा, डाइपोल मोमेंट हमारा नेट जो होगा ये मिलेगा। ये 30 डिग्री के होंगे। अगर पूछा जाए P1 से कितने डिग्री पे है, P2 से कितने डिग्री पे है, तो 30 डिग्री पे होंगे, ठीक है। लेकिन हम कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये और ये इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, P1 P2 के बीच 60 डिग्री। अब आपको पता है वेक्टर वाला पढ़े होंगे आप लोग 11th में वेक्टर का क्लास। अगर एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, तो दोनों का दोनों अगर ये ए है ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो सूत्र क्या आता है, तो अब बाकी चीज़ें तो इसी चित्र में ही हो गई, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो चित्र में समझ में आ गई ना। अब हम P1 और P2 का क्या निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे। P1 और P2 का परिणाम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उनको नोट करिए। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। यहाँ हमारा डिस्टेंस कितना है, A है। चूँकि D बराबर कितना है, A, इसलिए हम क्या रख सकते हैं, P बराबर Q इंटू A। इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए, इस फॉर्मूले से देखा जाए तो P1 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, P1 इज इक्वल्स टू निकलेगा Q इंटू A। किस डायरेक्शन में है, तो CB डायरेक्शन में है, CB दिशा में, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम निकालते हैं P2 कितना होगा, ये भी Q इंटू A होगा। ये किस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा AB डायरेक्शन में, AB दिशा में, ये AB दिशा में होगा, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो P बराबर, इसलिए अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं P, तो P बराबर क्या होता है, करड़ी में फार्मूला आपने पढ़ रखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला होता है ना। तो यहाँ से रखेंगे A स्क्वायर यानी P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 वेक्टर वाला है। कॉस कितने डिग्री पे लग रहे हैं दोनों, देखिए P1 और P2 के बीच का कोण कितना है, 60। भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है ना 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दीजिए, रख दीजिए। P1 की वैल्यू कितनी है, QA का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2P1 P2। P1 और P2 की वैल्यू सेम टू सेम है, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर रख सकते हैं। P1 का मान QA, P2 का मान QA, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है तो प्लस 2P स्क्वायर Q स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर है ना, 2Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, और हिल जा रहा है। इसके बाद इतना करने के बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 इज इक्वल्स टू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 मर गया। अब देखिए कितना बचा, Q स्क्वायर स्क्वायर Q स्क्वायर स्क्वायर Q स्क्वायर स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3Q स्क्वायर A स्क्वायर। आंसर अगर लिखना हो तो कितना लिखेंगे, देखिए Q और A बाहर आ जाएंगे, तो P नेट जो होगा हमारा, या P रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट वो हमारा कितना होगा, P रिजल्टेंट कितना होगा, ये हो जाएगा QA बाहर हो जाएगा, Q इंटू A बाहर, स्क्वायर रूट में कौन बचेगा, 3। यही हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3Q इंटू A। P नेट जो होगा इसका मान है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3Q इंटू A। ये हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ई माने वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमको ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग दिया है, वर्ग के जो विकर्ण है वो 60-60 सेंटीमीटर के हैं। जैसे ये इतना हिस्सा 30 का है, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, तो पूरा विकर्ण कितने का होगा, 60-60 का।
आपको पता होगा 10 में पढ़ा होगा आपने, अगर मैथ पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं बच्चों, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये वर्ग दे रखा है, वर्ग में ए पर 4 माइक्रोकूलम, बी पर 4 माइक्रोकूलम, सी पर -2 माइक्रोकूलम और डी पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है। और हमसे कह रहा है बताइए कि टोटल ओ जो होगा, टोटल ई जो होगा वो कितना रहेगा। एक्चुअली वो ऊपर ही निकलेगा, कितना होगा ई, अर्थात वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर कौन कौन से वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ए ओ इसके बीच जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ओ पे समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ई कहाँ पर ज्ञात कीजिए, ओ पर ई ज्ञात कीजिए। ओ पर ई ज्ञात कीजिए, ये बात। चलिए तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज है और यहाँ पॉइंट चार्ज पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा। एक सेकेंड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है। देखो बच्चों ट्रेन आ गई थी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, साउंड गड़बड़ हो जाती। चलो देखो तो हम लोग कहाँ थे, तो बात ये चल रही थी कि 4 माइक्रोकूलम -2 और -2। ओ पर अगर एक कोई पॉइंट चार्ज हम मान लें तो E1 किधर लगेगा, ए के कारण ओ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ए से ओ डायरेक्शन में। क्यों बच्चों, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये इधर लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, ओ को ये सी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, तो E2 इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही E3 4 माइक्रोकूलम के कारण ओ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और E4 डी के कारण ओ पर किस डायरेक्शन में लगेगा, ओ से डी के डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन सब बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, और वैसे भी हो भी नहीं। मैंने तो आप लोगों से वादा किया था 10 से 15 क्वेश्चन करने के, लेकिन हो नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है 5-6 क्वेश्चन में ही लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, अगर इन दोनों को हम ऐड करके मान लें कि E डबल डैश के बराबर है, और E3 E4 इन दोनों को ऐड करके मान लें कि A डैश के बराबर है, फिर दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर लगेंगे बच्चों, 90 डिग्री पे। और जब ये 90 डिग्री पे लगेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर लगेगा बच्चों। तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे भी इन लोगों को कंपोनेंट्स में बांटना भी पड़ेगा, अलग अलग कंपोनेंट्स में, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में इनको बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूले पर चलते हैं। तो हमारा फार्मूला E इज इक्वल्स टू, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो E इज इक्वल्स टू होता है 9 × 10⁻⁹ K की वैल्यू या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, और इंटू Q/r², ये होता है। ठीक है, इस फार्मूले से अगर देखें, ठीक है, E की वैल्यू, तो हमारा E1 कितना है बच्चों, E1 बराबर कितना मिल रहा है हमको, इसको हटा दीजिए। E1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 9 × 10⁹ Q की वैल्यू E1 कहाँ रहा, ये रहा, तो 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे क्या होगा, 6 से 10 में -6 से गुणा करेंगे, तो गुणे 10 पे -6 बटे r², r की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर में है, इसको भी 10 पे -2 से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम हल करें तो सॉल्व करने के बाद बच्चों आएगा 4 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलम होता है इसका यूनिट। तो ये आएगा 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, E2 की। E2 निकालते हैं तो E2 कितना हो जाएगा, तो ये 9 × 10⁹ गुणे, यहाँ पे देखिए E2 कहाँ लग रहा है, ये रहा, किसके कारण लग रहा है, -2 माइक्रोकूलम के कारण। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ बटे 30 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ भी है, तो 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको भी जब चेंज करेंगे, हल करेंगे, तो देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो 4 था तो 4 आया, 2 था तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, जितना E1 है
और E2, E1 E2 की जो वैल्यू E डबल डैश के बराबर है दोनों को जोड़ने पर, तो देखो ये E3 भी तो इसी के बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। तो E3 E1 के बराबर और E2 के बराबर E4 होगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं हम कि E1 बराबर E3 व E2 बराबर E4, ये कह सकते हैं। ये होगा भी, इतना तो होगा। इसके मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, दिशा चेंज होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम बारी बारी से अब क्या करते हैं, ई डैश की वैल्यू निकालते हैं और ई डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो ई डैश की वैल्यू निकाल लो। ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई डैश की वैल्यू देखो किधर लग रहा है, इधर। तो E3 प्लस E4, E3 प्लस E4 ये लग रहा है, E3 प्लस E4 लग रहा है। E3 और E4 की वैल्यू भी अगर देखा जाए तो E3 की वैल्यू E1 के बराबर होगी, तो 9 ये होगा 4 गुणे 10 पे 5 रख दीजिए, 4 गुणे 10 पे 5 E3 की वैल्यू, और प्लस E4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E2 के बराबर, तो 2 गुणे 10 पे 5, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम हल करें तो देखो दोनों जैसे 10 पे 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 2, तो लिख सकते हैं 4 प्लस 2, और 4 प्लस 2 को एक ही साथ लिख सकते हैं कितना, 6 गुणे 10 पे 5 न्यूटन पर कूलम। ये लगा हमारा ई डैश। ऐसे ही ई डबल डैश निकालना हो तो ई डबल डैश भी निकालेंगे बच्चों, तो वही होगा, क्योंकि यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, तो जितना यह उतना यह, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख दें ई डैश बराबर ई डबल डैश, यहीं पे लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, हमसे कह रहा है कि O पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे O पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो देखो O पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम इसको ई डैश को दो कंपोनेंट में बांटें तो ऐसे आएगा, ये हमारा हो जाएगा, दो इसलिए बना रहे हैं, अभी देख लीजिएगा। ये मान लीजिए हम मान लेते हैं थीटा, थीटा क्या है, ये 45 डिग्री, जब 90 अंश तो कितना होगा बच्चों, 45 अंश, तो कितना हो जाएगा, ई डैश कॉस 45 अंश होगा। और जब ऊर्ध्वघटक बांटेंगे इसका, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डैश साइन 45 अंश। ऐसे ही ये भी 45 अंश होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक इस डायरेक्शन में काम करेगा ई डबल डैश कॉस 45 अंश, और एक इस डायरेक्शन में काम करेगा ई डबल डैश कॉस साइन 45 अंश। देखिए ई डैश और ई डबल डैश की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और साइन 45 भी इक्वल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, खत्म। अब जो नेट निकलेगा तो नेट ई क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए ई डैश व ई डबल डैश के ऊर्ध्वघटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा E1 कॉस 45 अंश, सॉरी ई डैश कॉस 45 अंश प्लस ई डबल डैश कॉस 45 अंश। दोनों जगह से cos 45 कॉमन है, तो ई डैश और ई डबल डैश की वैल्यू तो 6 लिख लीजिए, कहेंगे कहाँ से लिखिएगा, ई डैश प्लस ई डबल डैश cos 45 अंश, cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2,
और इन टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 6 और प्लस 6, ये भी 6 गुणे 10 पे 5 प्लस 6 गुणे 10 पे 5 cos 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि 10 पे 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 6 और 6 12। देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो 6 और 6 12 गुणे 10 पे 5 गुणे 1/√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगर हम √2 से 12 को काटें, कैंसिल करें तो या परिमेकरण कर दीजिए। परिमेकरण करने के लिए कर्णी 2 का ऊपर गुणा कर्णी में 2 का नीचे गुणा, नीचे हो जाएगा 2 2 छक्के 12 और 6 कर्णी में 2 आ जाएगा हमारा आंसर 6 कर्णी में 2 गुणे 10 पे 5 और आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तब हम अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसका एक चीज़ और सोच लिया जाए। हाँ, सोचना क्या है बता देते हैं। अगर ये स्क्वायर ऐसे है, वर्ग ऐसे है एकदम इस हाथ के हमारे सतह पे या बोर्ड की सतह पे मान लीजिए, तो जो ये नेट ई काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, एकदम कागज के तल में। अर्थात ये बोर्ड है, यहाँ पे स्क्वायर रखा है तो यहाँ पे ऐसे काम करेगा नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, उसके बाद से तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश की किसी छोटे गोले पर, छोटा सा गोला है इस पर आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो ज्ञात कीजिए। पहली चीज हमको आर यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने को बोल रहा है, और नेट एफ जो बल लग रहा है उसको ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है यहाँ पे एक गोला है जिस पर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, कूलम के नियम पर है इस बात। दूसरा है हमारा गोला जो कह रहा है कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है और कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं यार है, और इनके बीच लगने वाला बल, पहले तो बल दे रखा है। ठीक है, तो F बराबर तो यहीं से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बताओ कि इसके कारण दूसरे गोले पर, अर्थात इस वाले के कारण, देखो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण आवेश के किसी छोटे गोले पर, इस गोले पर आवेशित गोले के, किसी अन्य आवेशित गोले के, इस गोले के कारण वायु में कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल। तो यह इस पर कितना लगा रहा है 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, यह वाला इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का बल लगा, अर्थात यह इसको खींच रहा 0.2 न्यूटन से। फिर यदि दूसरे पर इतने का आवेश हो 0.8 का, तो कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए F बराबर, अर्थात इसके कारण इस पर कितना बल रहेगा। तो बच्चों आपको क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का नियम याद होगा, कहता है ना प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये बताइए अगर यह वाला इसको 0.2 न्यूटन के बल से खींच रहा है तो यह वाला इसको भी उतने ही बल से खींचेगा, तो इसका आंसर तो 0.2 न्यूटन ही होगा। पहले का आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे देखिए सॉल्यूशन करते हैं। आर की वैल्यू फाइंड करें, बड़ी सिंपल सी बात है। F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो वैल्यू दी उसको नोट कर लीजिए। F इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, Q1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, कूलम में बदल देंगे कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, कूलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी होती है रख दीजिए सीधे सीधे, तो 9 इंटू 10⁻9। एयर में इतना ही होता है ना, एयर या वैक्यूम में, हवा या निर्वात में कितना होता है इतना ही, इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। हमको यही तो फाइंड करना है बच्चों, आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है। और एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों
तो एफ की वैल्यू कितनी है, रख दीजिए एफ की वैल्यू ये रहेगी 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये बताइए 0.21 जा 0.2 0.21 टू टू जा 0.22 जा कितना हो जाएगा, 0.4 टू टाइम में कट गया। दशमलव का भाग है, दशमलव के एक स्थान से एक स्थान खत्म, 2 दूना 4 खत्म, बात खत्म। आर स्क्वायर को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 6 और 6 माइनस 12 हो जाएगा 0.8 इंटू 6 10 टू द पावर माइनस 12। चलिए और करते हैं इसको, 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 और 18 थे 144 144 दशमलव एक स्थान पे 14.4 इंटू 10 टू द पावर 9 घटेगा 12 में से कितना बचेगा, -3 9 3 12, ठीक है ना। आर स्क्वायर इक्वल्स टू या आर बराबर करड़ी में 1.4 गुणे 10 पे -3। बच्चों अगर हम इस दशमलव को यहाँ भेजें तो यहाँ पे एक और माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा सार्थक अंकों में पढ़ा होगा, हो जाएगा 144 गुणे 10 पे -4, वर्गमूल आएगा 144 का कितना होता है 12 पर ये में 144 और गुणे इस पर हो जाएगा 10 पे -2, ये हो जाएगा हमारा मीटर में, यानी 12 मीटर। आंसर कितना होगा, ये देखिए 10 पे -2 हो गया ना, और मात्रक किसमें दिया था आर, सबका सब मात्रक सही था ना, माइक्रोग्राम मीटर बदल दिया था। हाँ कितना मीटर होगा, आंसर बताओ, बात बताओ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए बच्चों देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है 2 बिंदु आवेश, एक QA है जो +3 माइक्रोकूलाम का है, देखिए यहाँ रहा, और QB जो है वो है -3 माइक्रोकूलाम का, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी इस O बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद कितना लगेगा विद्युत क्षेत्र मध्य बिंदु पर निकाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम क्या होता है। अब दूसरा काम, यदि 1.5 × 10⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो इस पर कितना बल लगेगा, या फिर हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम पहला ए वाला हल करते हैं, ए वाले को हल करते हैं। देखो बच्चों ये +3 माइक्रोकूलाम का है, ओ पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यह ओ पर किधर लगाएगा विद्युत क्षेत्र बच्चों, तो ओ पर प्लस से माइनस की ओर या होता है विद्युत क्षेत्र ना, तो यह ओ पर किधर लगाएगा, E1 लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में बच्चों E1 लगेगा, और यह -3 भी किधर लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा E2। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, फॉर्मूले E = 10 सेंटीमीटर दूरी लेंगे, 10 × 10⁻2 लेंगे, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 गुणे 10 पे 9 है, 10 पे -6 है, तो 10 पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और देखो बच्चों ये 10 पे -1 आएगा और -1 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा 10 पे -2, और 10 पे -2 ऊपर जाएगा तो 10 पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो गुणे 10 पे 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 10 पे 5, और अगर यहाँ पे एक हम दशमलव लगा लें तो 2.7, दशमलव एक स्थान इसका इधर आया तो 10 और गुणा हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ये हमारा निकल जाएगा E1 की वैल्यू न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आ जाएगा E1 की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हम क्या निकालते हैं, E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E2 की वैल्यू निकालिए, बहुत ही इजी है, E2 की वैल्यू भी निकालना, एकदम ऐसे ही रखेंगे आ जाएगा, और सेम ही होगा। देखो 4 सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सिंपली हम कह सकते हैं E1 =
E2, या यहीं लिख दें क्या, यहीं लिख देते E1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। ई नेट कितना हो जाएगा तब, जो टोटल लग रहा है, तो ई नेट E1 प्लस E2 के बराबर है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2.7 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6, करेंगे इसको हल तो कितना हो जाएगा 2.7 देखिए 10 टू द पावर 6 कॉमन है, 10 टू द पावर 6 कॉमन हो गया, 2.7 प्लस 2.7 दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5.4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आ गया ई नेट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक। चलो बच्चों इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा हम लगाते हैं। अगला हिस्सा कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश कहाँ रखा गया, इस बिंदु पर अर्थात इस मध्य बिंदु पर रखा गया तो कितना बल लगेगा। तो बच्चों हम जानते हैं Q बराबर हमको दे रखा है, कितना परीक्षण आवेश दिया है -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अच्छा देखो इतना क्यों दिया है और माइनस क्यों रखा हमने, क्योंकि ऋणात्मक दे रखा है इसलिए रखा। चलिए इसलिए हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू होता है Q नॉट E, चाहे सॉरी परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो Q नॉट E या फिर QE होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ Q नॉट है तो Q नॉट रख देंगे, E की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है तो रख दीजिए। Q की वैल्यू कितनी है -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू रखिए, यहाँ पे साइन रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, परिमाण रखेंगे काम चल जाएगा। और रख लीजिए साइन। इसके बाद तो F इज इक्वल्स टू Q नॉट E, वैल्यू रखिए तो -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू E की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, E की वैल्यू आई थी 5.4, लिख लेना चाहिए था कहीं, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 आया था, यही आया था शायद, जितना आया रहेगा रख लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 15 चौके 60 को 0, 15 पचे 75 और 75 6 81, दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, तो 8.1 माइनस हो गया और 9 में से 6 जाएगा 10 टू द पावर -3, ये हो गया न्यूटन। तो ये हो गया -8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का फोर्स। ये आ गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए बच्चों आ गया एक भारी भरकम सा सवाल, और यही सवाल आज का आखिरी सवाल भी होगा, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं भी एक लेक्चर और इसके न्यूमेरिकल्स का मैं कराऊँ, तब जाके ये ख़त्म हो पाएगा। इसके बाद तब हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। ये समझ लीजिए कि इसी वीक में आपका सेकेंड चैप्टर फिज़िक्स का शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। थोड़ी सी सेहत मेरी ख़राब हो गई थी, अभी मैं ठीक हूँ, अब वीडियो आएंगे कंटिन्यूसली। चलिए देखिए, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग शायद आपने पढ़ा हो, उसमें 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र में, ये वाला प्रयोग आपने पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है इस बर्तन में, फिर यहाँ पे तेल की बूंद का रखा जाता है, ठीक है, वो वाला प्रयोग है, किताब में दिया होगा, NCERT वाले में देख सकते हैं। तो कह रहा है मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में विद्युत क्षेत्र का मान इतना दे रखा है। कह रहा है इसके प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व तो ये दे रखा है, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जी का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है। तो जो जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले नोट करते हैं, मैंने पहले से नोट कर रखा है समय बचाने के लिए। ई बराबर ये दे रखा है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्यू इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, आवेश है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब कण नहीं है, कण तो होता ही है, आवेश है। तो 12 × 10⁻⁸ 1.6 × 10⁻19 कूलम ये हो गया। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रो क्या है तो बच्चों घनत्व है,
दे रखा 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम जब बदल लेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा चेंज हो गया। हमको कह रहा है त्रिज्या का आकलन कीजिए उस बूंद का। तो बूंद कैसी होगी बच्चों, गोलाकार बूंद होगी ना, तो इसकी त्रिज्या भी होगी। तो त्रिज्या को हमने आर मान लिया और उसी को हमको ज्ञात करना है। तो जब स्थिरावस्था में होगी, मान लीजिए ये कोई बर्तन, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कण है, एक लड़का है छोटा सा, एक छोटा सा लड़का है, ठीक है। और इस लड़के के दो एक मान लीजिए मदर है, एक इसके फादर हैं, ठीक है। एक मदर है, एक फादर, एक ही मदर एक ही फादर होते हैं वैसे। अब इस लड़के को दोनों मदर और फादर दोनों बराबर ताकत के हैं। यह इसका एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, एक इसको एक हाथ पकड़ के खींच रहा है। बताइए किधर जाएगा, नहीं जाएगा, यानी स्थिर रहेगा। दैट मीन्स कि स्थिर होने के लिए इस चार्ज को जरूरी है कि जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल है, वह बल इसके गुरुत्वाकर्षण बल, जब बूंद किसी बर्तन में से गिराते हैं आप तो नीचे गिरती है ना, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो किसके बराबर होता है, mgh के, ठीक है। सॉरी, h एनर्जी की होती है, mg के बराबर होता है। सॉरी कहेंगे कि सर गलत पढ़ा है। mg गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, आपने पढ़ा है ना, वेट W बराबर mg, F बराबर mg, वही है। ये बराबर होना चाहिए किसके, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगे बल के, अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स के। ये कितना होता है, Q। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो m का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ तो m दे ही नहीं रखा, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अगर गोला है, बूंद कैसा है, गोला का, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3। और घनत्व कितना दे रखा है, रो की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई r3। जी का मान रख लीजिए, सॉरी अब इसकी का मान रखना है, m का मान, तो रो और जी का मान 9.8 बराबर क्यू का मान तो 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये हो गया क्यू का मान। ई का मान रख लीजिए 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम को रख लीजिए। 3 का उधर गुणा कर दीजिए उस तरफ है, ये क्या कर दिया मैंने, बराबर क्यों लगा दिया, इधर आएगा। 3 का उधर गुणा कर दीजिए, तो 3 का उधर गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 का गुणा कर दीजिए और बाकी को भेज दीजिए। पहले लिख लीजिए 4 पाई r3, रो की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 1.26 इंटू 10⁻3। रो की वैल्यू हो गई इंटू 9.8 हो गई। इसके बाद बराबर ये हो गया इतना। अब इसके बाद बराबर कितना है 12, 3 का इधर भेज दिया तो 3 गुणे 12 यानी 12×3 36, सीधे गुणा कर देते हैं या फिर अलग अलग लिखिए, काटने पिटने में आसानी हुई। 3 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 2.55 गुणे 10⁴। बच्चों जितना इधर है r3 को छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो भेजो बराबर करके, ये देखो बराबर ऐसे लिखो, भेजो 3 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 2.55 गुणे 10⁴ और इस पूरे के बट्टे इंक्रीज खत्म हो गई। 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8।
बच्चों इसको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.81 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये आपका आंसर आएगा। मोबाइल से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अरे भाई नहीं कर पाते हो तो काट पीट लेना, और कर लेते हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आर का वैल्यू आएगा बच्चों, ध्यान देना, ये वैल्यू जो आएगी किसकी आएगी, आर की वैल्यू आएगी। आप यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो ना, तो आप इसको यहाँ से आर क्यूब रहने दो, यहाँ 1/3 बना लो, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करोगे, काट पीट के हल करोगे, फिर उसका घनमूल लोगे तो ये आंसर आएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद वीडियो देखना कितने मिनट का बन गया, 43 मिनट्स का वीडियो, बहुत लंबा वीडियो है, 1.5 GB से ज़्यादा का डेटा यूज़ करना पड़ेगा अपलोड करने में। चलिए ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को लगाइए, किताब से क्वेश्चन करिए और पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। इस लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोग जितना समय का सदुपयोग कर लेंगे वो हमारे काम आएगा। देखिए ऐसा सूचना मिल रहा है कि आपका लॉकडाउन के बाद जुलाई में आप लोगों का सत्र शुरू किया जाएगा, और परीक्षा भी जुलाई तक ही कराई जाए। विश्वविद्यालयों की तो जुलाई तक करने के लिए मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी है, लेकिन अब देखिए कहाँ तक बनता है। फिर भी जो बनेगा देखा जाएगा, अभी हम लोगों का कर्तव्य है वो करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।